What's up, guys? I hope you guys are safe at your home and your parents are very safe. So today tried to do an online streaming for the live session, but वो due to some internet connectivity issue वो नहीं हो पाया. I'm very sorry for that. अब कुछ दो तीन चीज़ें फटाफट बता देता हूँ आपको इसमें क्या करने वाले. So what we're gonna do is we're gonna solve the questions on IBC. This sheet comprises of all the past questions in the RTP and mock papers and in the actual papers right from May 18 नवंबर 17 करने के लिए May 18 onwards टिल डेट मतलब नॉर्मल 19 के भी इंक्लूडेड इसमें. ठीक है. सो ये सबके लिए काम आ जाएगा आपको, वेदर यू आर ओल्ड सिलेबस और वेदर यू आर न्यू सिलेबस और वेदर यू आर राइटिंग पेपर नंबर 6 अपना जो 6D इको लॉ वाला जो पेपर है वो वाला भी जो है, तो उसमें भी आपको केस काम आ जाएंगे IBC. जिनके पास मेरी शीट है उसमें से कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है स्टूडेंट जर्नल से भी लिए गए हैं और नॉर्मल इंडियन का एक्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हुआ है. सो इट्स लाइक वेरी क्विक वीडियो, फटाफट आपको सारे क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे. आपको 2 मार्क का MCQ में काम आ सकता है या फिर जो केस बेस्ड MCQs होते हैं. ठीक है. नाउ पीपल हैव टेकन ऑडिट थ्रू मी एंड वी आर लेफ्ट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODA चैप्टर. आपको मैंने मेल किया है कि रिकॉर्डिंग की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, बट नाउ आई हैव फाउंड द सिस्टम. आप देख सकते हो, मतलब दिस इज नॉट एन एक्चुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम, तो आई फाउंड सम ऑल्टरनेटिव वे. तो अब वो रिकॉर्ड हो जाएगा. आई थिंक विद इन लाइक 4-5 days आई विल गेट दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODA चैप्टर ऑल्सो ऑन यूट्यूब. ठीक है. सो फॉरगेट द क्वालिटी, अंडरस्टैंड द कंटेंट व्हाट आई एम टीचिंग यू. कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं, ना कोई माइक ना कोई कैमरा, बट बस ये था कि कुछ ना कुछ तो देना बच्चों को. तो वी आई केम अप विद IBC. अच्छा, फॉर द नोट्स, जिनको नोट्स चाहिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए नोट्स. एंड यू कैन फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो वेर आई एम पुटिंग ऑल द वॉइस क्लिप्स. और जैसे कुछ शीट्स भी दे रखी है, रेजोल्यूशन के चार्ट हो गए, पेनल्टीज के पेनल्टीज अभी बन रही है, अपनी एप्लीकेबिलिटी की शीट्स हो गई, एप्लीकेबिलिटी के चार्ट हो गए, वो आ गए वहाँ पर. वॉइस क्लिप्स पूरा डायरेक्टर का जा चुका है, कॉर्पोरेट लॉ ऑलमोस्ट खत्म होना है, उसके बाद अलाइड एंड देन वी स्टार्ट विद ऑडिट का रिविजन पर. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. So we are on insolvency and bankruptcy code. There are 27 questions, like approximately I think maybe घंटे भर में खत्म हो जाएगा ये. Insolvency and bankruptcy code 2016. First question. Now the first question says the following particulars relate to Big Rummy Private Limited which has gone into corporate insolvency resolution process. ये इसका टेबल है जो अपने को बांटने का पैसा. कैसे बांटोगे आप? 14 लाख रुपए तो क्या आता है? अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन ऑफ असेट्स. देन सिक्योर क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी, गिव अप. रिलिंक्विश मतलब गिव अप. अनसिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है कुछ. इनकम टैक्स पेबल विद इन 2 years है, विद इन 2 years. ठीक है. सेस पेबल टू SG विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. परफेक्ट. देन फीस पेबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, expenses incurred by the RP in running the business, workman salary for a period of 30 months, workman salary for the period of 30 months, and the workman salary is equal per month. ठीक है. एंड इक्विटी शेयरहोल्डर्स को 10 लाख रुपए देना. तो स्टेट द ऑर्डर. अभी अपने को ऑर्डर बताना. सो बेसिकली क्या करने का, सबसे पहले आप क्या करोगे कि लिस्ट बनाना है कैसे कैसे जाएगा. तो अपना जो सेक्शन है हिरार्की वाला वो लेने का. आई एम नॉट कोटिंग सेक्शन नंबर राइट नाउ बिकॉज बहुत लोग सेक्शन नहीं याद कर रहे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपनी हिरार्की पर आ जाइए. सबसे पहले किसको दोगे? पहले लिक्विडेटर अपना पैसा लेके जाएगा, उसका जो पैसा होगा, और लिक्विड बिजनेस रन करने के जो उसको खर्चे लगे वो माइनस होंगे. तो सबसे पहले उसको पे किया जाएगा 75,000 25,000. फिर अपन क्या बोलते हैं, वर्कमैन ड्यूज देने का. कितने महीने का? फॉर 24 मंथ्स 2 years यहाँ दिया हुआ है बराबर. अब क्वेश्चन में 30 महीना दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 30 महीने के लिए बॉस इट वॉज 3 लाख रुपीज़. सो फॉर 24 months हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 240 आ गया आपको. फिर सिक्योर क्रेडिटर हुआ रिलिंक्विश्ड, सिक्योर गिव अप कर देता, तो बॉस उसका वो होगा ना, अपना शेयर होता है 3A 3B में, तो 5 लाख रुपये उसका हो गया. देन देयर समथिंग कॉल्ड अनसिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दोगे आप 4 लाख रुपया. इनकम टैक्स पेएबल फॉर 2 years, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा. अब 3 लाख में से 240 तो आगे दे दिया था अपन, बचा कितना 60. तो 60,000 रुपये जो अपने अदर अनसिक्योर्ड होता है, अदर डेट्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, वो यहाँ पर चले जाएंगे अपने अदर डेट्स. फिर जो भी पूरा बचेगा, जो भी कुछ बचेगा वहाँ पर 13-17 लोग के टोटल. बचा कितना? 14 लाख आया था अपने को असेट बेच के, 13-17 जा चुका है, बैलेंस कितना? 30,000. तो 30,000 जाएगा छुट्टा चिल्लर इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो हमारे पास इलस्ट्रेशन अगर आती है सॉल्व करने के, बस एक ही क्वेश्चन है, ये वाला ही क्वेश्चन है खाली. ठीक है, ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 2. So it's not an exact discussion, it is not in depth, it's just the question and the conclusion. बाकी डिस्क्रिप्शन आप आराम से पढ़ सकते हो नोट्स में, सर आपको आता है ऑलरेडी. तो वी आर जस्ट हैविंग द क्वेश्चन एंड सीधा कंक्लूजन पढ़ रहे हैं. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, डू नॉट जज कि बस ये इतना फटाफट क्यों जा रहा है. इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2. Mr. Shamu, an insolvency professional, was appointed as a RP for a corporate insolvency process initiated against the corporate data Monotech Limited. Mr. Shamu is a partner of a consulting firm, Messrs Supervision Company, which is an entity recognized under IBBI. It was discovered that Messrs Supervision and Company had a transaction with the CD, Monotech Limited, amounting to
11% of the gross turnover, amounting to 11% of the gross turnover in the last financial year, analyzed as per the situation of IBC, कि वो बन सकता है नहीं बन सकता. So basically एलिजिबिलिटी पर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाले पे. इसका जो आंसर दैट इज क्लोजली लिंक टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ यू समवन रिमेंबर्स. खाली डिफरेंस क्या होता है वहाँ पर, जब आप ट्रांजेक्शन चेक करते हो तो ट्रांजेक्शन कितना होना चाहिए वहाँ पर, लिमिट हो रही है 5% की. IBC में कितने की है, 5% की लिमिट है वहाँ पर, और यहाँ पर टर्नओवर कितना 11% दे रखा है. तो सर यहाँ पर तो 11% टर्नओवर कर रखा है वो लोग ने, ट्रांजेक्शन कर रखी है, तो सर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये, डिस्क्वालीफाई. सो फर्स्ट यू विल राइट द एंटायर थ्योरी. हमेशा देना, हर केस का आंसर ऐसे ही होना चाहिए, पहला पैरा हैज टू बी योर थ्योरी. तो आप इसको पॉइंट नंबर 1 कर दोगे. देन नंबर 2 वुड बी योर इन द अबव केस, नंबर 2 वुड बी योर इन द अबव केस, एंड नंबर 3 वुड बी योर कंक्लूजन, नंबर 3 वुड बी योर कंक्लूजन. हर आंसर में आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने वैसे ही प्रेजेंट किया हुआ है. According to Mr. Shamu, being a partner of the firm, made a transaction of more than 5% of the gross turnover of the firm in the previous financial year. Therefore, the appointment against Monotech Limited for initiation of CRP is not valid. It is void. समझा आपको चीज़ ये बहुत सिंपल है. सो आपको प्रोविजन अच्छे से याद होने चाहिए. जब भी आप एक वीडियो देख रहे हो, सो पहले आप क्या करना कि पहले आप कैसे भी करके IBC पर रिवाइज करो, देन जंप ऑन टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 3, ठीक है. Samriddhi Limited is declared as a defaulter against Shubham Cooperative Bank for financial debt of 10 crore against a business transaction. State in the given situation whether Shubham Cooperative Bank can initiate insolvency resolution process against Samriddhi Private Limited under the provision of IBC. अब जब कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं अपन हमेशा बोलते हैं कि बस दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, वो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी में दिया हुआ है. बट एक सेक्शन आया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को बोलेगा कि RBI तुम डायरेक्शन दो अपने अलग अलग कैटेगरी ऑफ बैंक्स को कि तुमको IBC कैसे करना है. मतलब प्राइवेट बैंक के लिए अलग, पब्लिक बैंक के लिए अलग, नेशनल बैंक के लिए अलग, कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग. तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट का, और ये बोलोगे आप कि बॉस दिस सेक्शन डील्स विद द पावर ऑफ CG टू ऑथराइज RBI, पावर ऑफ CG टू ऑथराइज RBI फॉर इशूइंग डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनीज टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. According to this section, the CG may by order authorize the RBI to issue direction to any banking company or banking companies to initiate CIRP, मतलब consortium of बैंक के लिए, in respect of a default as per IBC. फिर आप बोल दोगे the default has the same meaning as per clause 12 of section 3. जिसको पता होगा default means non payment of a debt which has become due and payable and is not repaid by the debtor or the corporate debtor. अगर किसी को याद होगा तो चीज़, ठीक है. फिर अकॉर्डिंगली आप क्या बोल दोगे, शुभम, ये कंक्लूजन होगा कैन इनिशिएट the insolvency process against Samriddhi Private Limited under section 7 of IBC only if RBI authorized by CG issue direction to Shubham Cooperative Bank. तो आपको मस्त सा आंसर है, ठीक है. तो एक अलग आंसर है जो जनरल अपन क्या बता रहे बैंक है तो बस कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं. RBI will give directions. कौन बोलेगा RBI को, CG बोलेगा, ठीक है. तो अलग क्वेश्चन था. क्वेश्चन 4, Mr. Naman was a RP for the CIRP initiated against a corporator PQR Limited. तो नमन है एक तो, ये RP और PQR Private Limited corporator. However, the attempt to resolve the insolvency of PQR Limited had failed. An order of liquidation of PQR Private Limited was passed by the NCLT. Perfect. तो liquidation चालू हो गया यहाँ पर. Mr. Naman acted as a liquidator. Clear. The resolution plan submitted by Naman was rejected for the failure to meet the requirements. The board recommended for the replacement of Naman. ये क्वेश्चन है, ठीक है. What steps may be taken for the appointment of another liquidator under insolvency bankruptcy code? What are the other aspects related to the charge of fees for the conduct of liquidation proceedings? तो सिंपल भाषा में जो क्वेश्चन है वो पूछता है अपना रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर. तो अपन क्या बोलते हैं कि बॉस अपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, NCLT, वो जाएगी किसके पास, IBBI के पास. IBBI रिवर्ट करेगा वापस कितने दिन के अंदर, विद इन 10 डेज. IBBI रिवर्ट करेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, ठीक है. फिर सर चार्ज ऑफ फीस कैसे देखेंगे अपन, चार्ज ऑफ फीस. तो फीस कैसे आएगा, तो बस जैसे से लिक्विडेशन एसेट बेचता है वो उसका परसेंटेज लेता है. लिक्विडेटर जब अपने एसेट बेचता है वो उसका परसेंटेज लेगा बराबर. जब वो परसेंटेज लेगा वो कैसे लेगा, वो प्रायोरिटी बेस पे लेगा, प्रायोरिटी पे लेगा हमेशा. कैसे लेगा, वो प्रायोरिटी पे लेगा, क्योंकि पहला पैसा कौन लेके आता है हमेशा, लिक्विडेटर, एंड लिक्विडेशन की जो कॉस्ट होती है वो माइनस होती है. तो क्या करने का आपको आंसर के लिए, तो पहला पूरा आप वो सेक्शन लिख दोगे रिप्लेसमेंट वाला, पूरा सेक्शन, ठीक है. तो सेक्शन आ गया. फिर पैरा नंबर 2 वुड बी इन द अबव केस. कहाँ से मिलेगा आपको इन द अबव केस, क्वेश्चन छापने का पूरा. जंप टू द कंक्लूजन. ये आपका कंक्लूजन है. द बोर्ड शैल प्रपोज द नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद इन 10 days. Within 10 days of the direction issued by R. ठीक है. The R on the receipt of the proposal of board for the appointment of insolvency professional liquidator may appoint such insolvency professional as a liquidator. Perfect. Fees कैसे आएगी,
Insolvency professional proposed to appoint as a liquidator shall charge such fees for the conduct of liquidation proceeding and in such proportion to the value of assets, value of the assets. बराबर. फिर पेमेंट कैसे होगी? The fees of the conduct of liquidation proceeding shall be paid in priority to the liquidator from the proceeds of liquidation estate. From the proceeds of liquidation estate. क्लियर हो गया आपको इतना चीज ये? परफेक्ट. नाउ so right now what we're doing is we're doing question number 5. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो. X Limited was intending to initiate voluntary liquidation proceedings. A declaration was made on affidavit of some of the directors of X Limited verifying full inquiry into the affairs of the company, and they gave the opinion that the company will be able to pay its debts in full from the proceeds of the assets to be sold for voluntary liquidation. Analyze the situation, comment whether X Limited can initiate voluntary liquidation, and what are the documents to be accompanied with the declaration. Also state the consequences where the articles fix the period of duration for which the company may be carried on that the period expires. So basically the entire question is on voluntary liquidation. अगर आपको पता होगा हर टीचर के बुक में लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन 59, उसमें आपको voluntary liquidation का आंसर मिलेगा. voluntary liquidation उसमें है. So ये आंसर पूरा voluntary liquidation का आंसर है. पूरा आपको खाली वो लिखना था. voluntary liquidation section 59. ठीक है. क्वेश्चन 6 कर रहे हैं अपन अभी. Messrs. TAS Construction Private Limited and OC on 2nd April 18, being the default date, issued a demand notice to a speed post to Messrs. Dheeraj Construction Private Limited, an unpaid operational corporate debtor, demanding payment of invoice dated 19 March 18 for 560 15 days payment terms towards supply of certain works as per section 8 of IBC. ठीक है. Dheeraj Construction the receipt of demand notice informed the OC by their mail on 30th March 18. So यहाँ पर डेट्स देख लीजिए बराबर से एकदम. तो 19th March 18 है, 2nd April 18 है और 30th March 18 है. बराबर. एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड ऑल इट्स डायरेक्टर्स दैट दे हैव डिस्प्यूटेड द इनवॉइस. तो यहाँ पर उन्होंने डिस्प्यूट का इंटीमेशन कर दिया है. पर आधे लोग बोलते हैं सर 19 के बाद 29 आता है तो 10 दिन तो खत्म हो गया, तो उन्होंने 11वें दिन को किया है. ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर एंड वर विदहोल्डिंग द पेमेंट टिल द डिस्प्यूट इफ सेटल बट विदाउट इनिशिएटिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. The OC on the expiry of 10 days, from the date of delivery of demand notice and non-payment of dues approached the adjudicating authority for initiation of CIRP under IBC. Will the application of OC filed under so and so section will be permitted? अब प्रॉब्लम क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि बहुत घुमा फिरा के कहानी बनाई है. हाफ अ पेज इज योर क्वेश्चन, सो या मोर देन हाफ भी हो जाता है कभी कभी. तो साला बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है. आपको ध्यान रखने के बस OC का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट हुआ है. 10 दिन का गैप है यहाँ पर. बराबर. तो ये लोग ने 11वें दिन को रिप्लाई किया. रिप्लाई क्या किया? बस हम डिस्प्यूट है, हम कह रहे हैं कि आपका क्वालिटी में प्रॉब्लम था तो हमने डिस्प्यूट किया है. वहाँ पर वो जो सेक्शन है, ठीक है, OC वाला, उसमें कहता है कि दो बातें, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज और एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट. या तो बताओ कि डिस्प्यूट कर रहे हो तुम, या फिर आप हमको बोल रहे हो कि हमने पेमेंट की है. ठीक है, ये तो जो चीज़ कह रहे हो. ये लोगों ने कहा कि हम लोग डिस्प्यूट करने तैयार. उन्होंने रिप्लाई किया बट 11वें दिन को किया. तो इसमें क्या हुआ? इस केस में NCLT बोला कि बॉस जो अपोजिट कंपनी है, उन्होंने जिसने केस फाइल किया, बोलता कि बॉस आपकी एप्लीकेशन परमिट नहीं की जाएगी. क्यों? रीज़न ये है इसका. अरे सर, वो लोग ने रिप्लाई तो किया ना, टाइमलाइन पे कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पर. जो एम्फोसिस देना है आपको वो किस पे देना है? वो डेज, ये जो पॉइंट ना अपने डिस्प्यूट वाला एंड पेमेंट वाला, डिस्प्यूट का इंटीमेशन तो आया ना वहाँ पर आया ना, तो आपको 10 दिन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है यहाँ पर. तो इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने जो दिया है वो ये दिया है कि बस द एप्लीकेशन विल नॉट बी परमिटेड बिकॉज द अपोजिट पार्टी हैज़ कन्फर्म्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है. सो इसका प्लीज़ आंसर आप पढ़ लीजिए, और मैंने जो पहला बॉक्स कर रखा है उसको ढंग से पढ़िएगा. पढ़ो.
सो वो लास्ट पहले में कहा गया सो द एप्लीकेशन ऑफ मेसर्स टैक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ओसी शैल नॉट बी परमिट अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी बिकॉज इट हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ आईबीसी. समझा आपको? तो एप्लीकेशन इज इनवैलिड. Question 7. It says, can a FC, in respect of whom there is no default, file an application for resolution? Can a FC, जिसके खिलाफ कोई भी डिफॉल्ट नहीं, क्या वो एप्लीकेशन कर सकता है? द आंसर इज येस, द आंसर इज येस, द आंसर इज येस, कर सकता है. ठीक है, बट ध्यान से सुना भैया, इसका रीजन देखना क्या है. Yes, a FC for whom there is no default can still file an application against the CD provided the CD has a default against some other FC, against some other FC, against some other FC. However, in that case, he can only file joint application. He can only file joint application with the FC for whom there is a default. अकेले नहीं कर सकता वो. अगर तीन बैंक है, ठीक है, तीनों के प्रत्येक डिफॉल्ट नहीं तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं कर सकता. एक ने नंबर 1 बैंक के खिलाफ अगर डिफॉल्ट होता है वहां पर, तो नंबर 1 तो करेगा केस, नंबर 2 नंबर 3 भी कर सकते, पर वो अकेले नहीं करेंगे, वो लोग जॉइंट एप्लीकेशन करेंगे. कैसे करेंगे लोग? जॉइंट एप्लीकेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में इंटरप्रिटेशन के ला सकते हैं. 8. What is the CIRP initiation date? What is the CIRP initiation date? ध्यान से देखना. The date, या लास्ट टाइम आया था, पता नहीं, बहुत रिसेंट टाइम का क्वेश्चन है. The date of filing of application before NCLT. The date of filing of application before NCLT. The date of filing of application before NCLT is referred as initiation date. However, where interim resolution professional is not appointed in the order admitting section 7, 9, 10, मतलब OCFC CD वाले में, then the insolvency commencement date shall be the date on which such IRP is appointed by the adjudicating authority. Such IRP is appointed by the adjudicating authority. जनरली कौन सा होगा? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, बराबर. बट अगर आईआरपी अपॉइंट नहीं होता है तो जिस दिन आईआरपी अपॉइंट होगा वो आपका इनिशिएशन डेट होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. हु शैल बेयर द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट? तो अब क्या बोलोगे? सिंपल सी भाषा में है, इट हैज टू बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, इट हैज टू बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, इट हैज टू बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, एमसीक्यू, which shall be reimbursed by the COC to the extent it ratifies them. It should be borne by the किसके बाद कौन बेयर करेगा इसके लिए? एप्लीकेंट. However, it will be reimbursed by COC to the extent वो ratify करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्जाम क्वेश्चन है. On what grounds can an appellant appeal against the order of NCLT? On what grounds an appellant appeal against the order of NCLT for approving the resolution plan? मतलब जो प्लान है, ठीक है, वो अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दे पा रहा है, तो बिंदास आप उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो. कुछ एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन होता है, अच्छा अपना जो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसका ढंग से काम नहीं कर रखा है, तो बिंदास आप अपील फाइल कर सकते हो. तो कुछ ग्राउंड्स है, देखो. पहला, द अप्रूव प्लान इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. ठीक है, कॉन्ट्रवेंशन, पहला रीजन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ. नंबर 2, there has been an irregularity in the excess of the powers of the resolution professional during CIRP. Third, the debts owed to OC of the CD have not been provided. जो मैंने आपको बोला अभी कि बस OC को पैसा नहीं मिला तो बस प्लान आप रिजेक्ट कर दो बिंदास, अपील फाइल कर लो. The insolvency process costs have not been provided for the repayment in priority to all other debts. ठीक है, and the plan does not comply with any other criteria specified by the board. बोर्ड मतलब IBB है. तो गाइज ये 5 ग्राउंड्स हैं, तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है अपील फाइल करने के लिए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. क्वेश्चन 11, ये भी अमेंडमेंट के चक्कर में एग्जाम में आ गया था. द FC मिस्टर रमन वॉज एन इन्वेस्टर एंड ए डिबेंचर होल्डर ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड ब्ला 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 शिट OPDP बोलेंगे अपन. पेएबल ऑन मैच्योरिटी वॉज इशूड बाय मेसर्स असेट लिमिटेड. ठीक है, तो ये CD हो गया. ओके. द जीरो इंटरेस्ट OCD bonds amounted to 2 CR matured in 2016. The liability to redeem the debentures on maturity along with the redemption premium lay on the debtor, which was not made. Okay, payment नहीं मिली. Mr. Raman filed CIRP before NCLT. Advice in the roshni of following situation. Number 1, state whether Mr. Raman is eligible for filing the application of initiation of CIRP. Number 2, do the redemption of debentures payable on maturity date amounts to a debt? So basically it's a definition of financial debt. यहाँ पर आपको जो अट्रैक्शन हो रही थी वो क्या थे? फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन लिखनी थी, और आपको कहना था कि जो मिस्टर रमन है वो एक फाइनेंशियल डेट ओ करते हैं कंपनी को, मेसर्स एसेट लिमिटेड को. तो वो जब पैसा दिया तो उनको डिबेंचर्स मिले. तो जब उन्होंने पैसा दिया, जो इंसान पैसा देता है, जो एंटिटी पैसा देती है, वो क्या बन जाती है? हमारी FC. तो मिस्टर रमन कैन डेफिनेटली फाइल द एप्लीकेशन इन द कैपेसिटी ऑफ FC. तो फाइनेंशियल डेट की जो डेफिनेशन थी वो नोटिफाई हुई थी बीच में, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था. ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको. So देखो, the FC means any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. फिर यहाँ पर वो लोगों ने बोला financial debt का definition क्या है वो देखो. means a debt along with the interest.
if which is disbursed against the consideration for time value of money and includes any amount raised to pursuant to issue of bonds, notes, debentures, loan stock or any other similar instrument. कुछ पेपर इशू करके जो पैसा इकट्ठा कर दो उसको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल डेट. जिस इंसान ने आपको पैसा दे वो क्या बन जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर. तो फिर ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ तक. यहाँ पर since Mr. Raman is a person to whom financial debt is owed, he will come within the definition of financial creditor. And being a debenture holder and a shareholder of a company, being a creditor, is entitled to claim the debt amount. Therefore, he can file an application in the capacity of FC. In the capacity of FC. ठीक है? Question 12. Question 12. ठीक है? अब देखो next. Mr. X, in lieu of jewelry of his wife as a security, taken a loan of amount of 5 lakhs from Mr. Y. So भैया X और Y है. X ने क्या दिया है यहाँ पर ज्वेलरी दी है और Y ने क्या दिया है लोन दिया है 5 लाख रुपए का. ठीक है, इतना क्लियर है. Who runs a business of providing loan? ठीक है. Mr. X after made the payment of amount, okay, and said to return his jewelry worth rupees 10 lakhs. ठीक है, तो ज्वेलरी 10 लाख की थी, लोन 5 लाख का था. इतना क्लियर है. During the period Mr. Y became Mr. Y became insolvent. Mr. Y became insolvent due to the loss in business had been declared liquidated and was declared liquidated. ठीक है. The liquidator was appointed and formed the liquidation estate for the recovery of debts to the creditors. Mr. X came to know about the situation of Mr. Y, advised the rights available to Mr. X against Y on his declaration as liquidated. So कहानी ये है कि बॉस X ने ज्वेलरी दी थी 10 लाख रुपए की और उससे Y से पैसा लेकर आया था. दिवाला किसका निकला? Y उड़ गया. अब प्रॉब्लम क्या है कि उसने पैसे तो रीपे कर दिए, लोन रीपे कर दिया, पर जो ज्वेलरी है वो Y के पास पड़ी है. अब अपने को समझना है Y के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो Y का दिवाला निकल रहा है, उसका स्टेट बिका जाएगा वहां पर. तो अपन ने सीखा है वहां पर कि व्हाट इज लिक्विडेशन स्टेट, व्हाट इज नॉट लिक्विडेशन स्टेट. बराबर. सो Y का जो खुद का है जो मैं अपना होता, हमेशा मैंने कहा है कि बॉस सब लोग अपना अपना देखेंगे. जो Y का है वो लिक्विडेशन स्टेट में जाएगा. जो मुझसे पढ़ चुके उनको पता, अपन बोलते हैं कुआ बनता है, कुआ को बोलते हैं लिक्विडेशन स्टेट. जो मिस्टर वाई का है वो कहाँ जाएगा? वो लिक्विडेशन स्टेट में जाएगा. जो मिस्टर वाई का नहीं है वो कुएं में नहीं जाएगा. बराबर. दैट मीन्स दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लिक्विडेशन स्टेट. यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर मिस्टर एक्स ने अपनी ज्वेलरी दी थी फॉर लोन के प्रति. वो ज्वेलरी उन्होंने अपने पास पड़ी हुई है, वहां पर रखी हुई है. तो इट इज काइंड ऑफ अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयरइन द पर्सन हु गेव द ज्वेलरी, मिस्टर एक्स, इज अ बेलर एंड वाई इज द बेली. सो अपन ने सीखा कि बॉस वाई अगर बेली है तो उसके पास जो एसेट पड़ी है वो लिक्विडेशन स्टेट में नहीं जाएगा. बराबर. तो अपने को ये आंसर करना है. द लिक्विडेटर शैल फॉर्म एन स्टेट ऑफ द एसेट व्हिच विल बी कॉल्ड एज लिक्विडेशन स्टेट. फिर ये पूरा थ्योरी छापा अपन ने. ये इन दबाव के ये क्वेश्चन में से आ गया. अब देखो, therefore the jewelry of Mr. Y, the wife of Mr. X which is in possession of Mr. Y shall not be included in the liquidation estate. Shall not be included in the liquidation estate. Shall not be included in the liquidation estate and shall not be used for the recovery in liquidation. Besides, bailment contract has come to an end with the payment of amount. Further, Mr. X interest shall be protected and his position shall be restored by A under section 49 of the code. तो बस उसको पैसा मिल, I mean उसको जो ज्वेलरी है वो मिल जाएगी. ठीक है. तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन. यहाँ पर साला IBC का अट्रैक्ट हुआ, खाली स्टेट का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट हुआ. 13 अगेन ये भी एग्जाम क्वेश्चन है. ये क्या कहता है? बेस्ट बैंक FC, ओके, send a demand notice, okay, FC demand notice for a claim of 10.2 CR on XYZ Limited, a CD on 6 Feb 2018. When the petition was filed before NCLT under IBC, Best Bank claimed that XYZ has defaulted for 29.8 CR, okay, 10.2, 29.8, okay, instead of the original amount of 10.2. NCLT appointed an IRP. XYZ Limited made an appeal to NCLAT demanding that Best Bank claim is not maintainable as there is a difference in the amount mentioned in the demand notice and the application file. मतलब डिमांड नोटिस कहता है 10.10.2 CR का और जो एप्लीकेशन की है उसमें 29.8 CR लिखा हुआ है. ठीक है. Decide whether contention of XYZ Limited is correct and also state who can file CRP under the code. So was basically CRP कौन कर सकता है? FC, OC, CD. कौन कर सकता है? FC, CD और OD. FC, क्या बोल रहा हूँ? FC, OC, CD. फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर. अब यहाँ पर क्या हुआ? एक तो पहला चीज डिमांड नोटिस. FC कभी भी डिमांड नोटिस नहीं इशू करता. ये क्लियर होना चाहिए अपने को. ठीक है. पहला पूरा कहानी छापोगे. FC कभी भी डिमांड नोटिस इशू नहीं करता. दूसरा चीज क्या हुआ? पहला कहता है 10.2 का डिमांड नोटिस, दूसरा कहता है 29.8
8 CR। अब NCLT ने जब एप्लीकेशन ली होगी, सब चीज़ें चेक की होगी ना, NCLT ने जब एप्लीकेशन ली होगी उसने सब चीज़ें चेक की होगी यहाँ पर। अब वो क्या कहता है, तो ये पूरा क्वेश्चन छापा है लोग ने, NCLT shall ascertain the existence of default from the records of the IU on the basis of the other evidence furnished by the FC. When NCLT satisfies it, then only it will submit the application for initiation of CIRP. Therefore, contention of XYZ as to filing an appeal before NCLT demanding that the best bank claim is not maintainable is incorrect. मतलब जो सामने वाली कंपनी है वो गलत, अरे भैया NCLT सोच समझ के करेगा। अब वो 10.2 या 29.8 वो NCLT ने डिसाइड किया, उसके बाद ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की ना। आप जाके NCLT में बोल लो कि नहीं नहीं सर ये तो गलत है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट है, वो नहीं चलेगा। हु कैन फाइल अपन ने बोल दिया, वो FC, OC, CD, FC, OC, CD, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट क्रेडिटर। पर वर्ड्स बेटा ध्यान, वर्ड्स पे ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें डिमांड नोटिस बोला, डिमांड नोटिस का कोई लॉजिक ही नहीं होता वहाँ पर। सो आधे लोग तो डिमांड नोटिस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सर नहीं ये लोग ने 10 दिन बुला दें। द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ FC। इंस्टीट्यूट घुमा घुमा के पूछता है अपने, भाई माए बाप है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 14 ध्यान से देखना। Mr. SP booked office space with Elegant Construction Limited. Okay. At the time of booking, he paid 36 lakh rupees. Remaining 10 lakh was paid at the time of taking delivery. He entered into MOU with the company having various TNC. According to MOU, Elegant Construction Limited was required to build up and deliver the possession of unit within 2 years from the date of execution of the MOU. It also stipulated an assured return of 82,000 rupees per month under subject to TDS. Okay, blah blah. Till the possession of the unit was delivered to SP Elegant Construction Limited. It failed to pay the assured return. Therefore, Mr. SP filed an application for initiation of insolvency process. Discuss the validity of the said application as per IBC as regards the definition of FC. अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक इंसान ने अपना प्रॉपर्टी बुक किया किसी बिल्डर के पास, ठीक है, उसको पैसे दे दिए। बिल्डर को था कि उसका घर देना चाहिए या प्रॉपर्टी जो थी या दुकान थी वो देनी थी, उसने नहीं दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बंदे ने पैसे दिया, ठीक है, वो कंप्लेन करना चाहता है IBC के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, क्या वो कर सकता है? क्या वो कर सकता है? बिंदास सर वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FC, OC, CD कौन सी कैपेसिटी में? FC, OC, CD कौन सी कैपेसिटी में? वो कंप्लेन करेगा FC की कैपेसिटी में। कौन सी कैपेसिटी में? FC में। बिकॉज ये क्या हो गया, ये फाइनेंशियल डेट हो गया। अपन ने पैसा दिया ना, माल थोड़ी दिया। सिर्फ 3 ही लोग हैं, FC, OC, CD। CD हो नहीं सकता। OC में क्या बोला गया आपको कि आपको कुछ सामान देना चाहिए, माल देना चाहिए। अपन माल ही नहीं दिया अपन ने पैसे दिए ना, तभी तो अपने को प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो अपन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएंगे। ये भी अमेंडमेंट आया था कि बस रेरा को इंक्लूड किया गया था कि बस हाँ, अगर प्रॉपर्टी होती है तो अगर जिस इंसान ने पैसा दिया है तो बिंदास कंप्लेन कर सकते हैं वो एज अ इन द कैपेसिटी ऑफ FC। अमेंडमेंट के चक्कर में आ गया था। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन लिखी, फिर फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन लिखी, ये वापस से आ गया। पहले भी अपन ने किया डिबेंचर वाला जो क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन in the light of the above provision, the given circumstance, assured returns are regular payment and qualifies the financial debts as to promise to pay the assured return of blah blah amount by Elegant Limited to Mr. SP makes the Mr. SP as financial creditor। समझो कि अपन ने पैसा दिया, उसको अपने को ब्याज मिल रहा है, ऐसे मान के चलो अपन, ठीक है, तो आपको बराबर समझेगा। As per section 7 of IBC, FC may by file an application for initiating CIRP against a corporate debtor before the arm when the default has occurred। डिफॉल्ट में क्या आएगा, फाइनेंशियल डेट ओ टू द एप्लीकेंट FC और ऑफ द CD, वो भी कर सकता है। हियर द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP इज वैलिड इन द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ध्यान रखो, कोई प्रॉपर्टी का केस आता है तो हमेशा FC की कैपेसिटी में कंप्लेन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 15, रोज गार्डन वॉज इंकरिंग कंटिन्यूस लॉसेस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन वेंट बैड टू वर्स्ट। ठीक है, पूरी कहानी आएगी। ब्लैक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, अ ट्रेड क्रेडिटर, ओके, issued a notice under section 271 of the Companies Act। 271 of Companies Act मतलब वाइंडिंग अप का प्रोविजन। मैं सिखा रहा हूँ आपको IBC, ध्यान रखने का, कंफ्यूज कर रहा है आपको इंस्टीट्यूट। फॉर वाइंडिंग अप ऑफ रोज गार्डन लिमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, ओके। आफ्टर सम टाइम द ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड बीइंग एन OC filed a petition before to initiate insolvency process under IBC। क्या पागल लोग, पहले गए साले उसमें वाइंडिंग अप में, अब जा रहे हो लोग IBC में। Demand notice and a copy was invoice was not served. Okay, demand notice and a copy was invoice was not served to Rose Garden, since a notice was earlier issued for winding up. Okay, all the formalities were complied, but demand notice नहीं दिया, copy of invoice नहीं दिया। The initiated insolvency process by admitting the application and appointed the resolution professional। ठीक है, after complying the required formalities, the issued orders for moratorium and
other relief within stipulated time. Being agreed by the order of R, the Rose Garden corporate director filed an appeal before NCLAT under IBC. Determine whether the company will succeed. Determine whether the company will succeed. अब क्या हुआ, दो कंपनी के नाम कौन से, एक तो रोज गार्डन है और एक है ब्लैकस्टोन. रोज गार्डन, ब्लैकस्टोन. रोज गार्डन के पास पैसे नहीं थे, ब्लैकस्टोन ने इनको वाइंडिंग अप का केस ठोका, नोटिस दिया वाइंडिंग अप कराएंगे हम आपका, और साथ में आईबीसी का भी केस ठोका. बट आईबीसी के केस के टाइम में ये लोगों ने क्या किया, क्या नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया और कॉपी ऑफ इनवॉइस नहीं दी, मतलब डिमांड नोटिस नहीं दिया, कॉपी ऑफ इनवॉइस नहीं दिया. बोले अरे हमने आपको वाइंडिंग अप का नोटिस है, समझ लो कि वही है. येड़ा समझाई क्या रे, येड़ा पाओ है क्या आईबीसी नया एक्ट माई बाप है, माई बाप. सबसे सुप्रीम कौन, आईबीसी. सबसे सुप्रीम कौन, आईबीसी. काई के लिए कंपनी से का बात सुनेगा, कंपनी से का फॉर्मेलिटी अलग, आईबीसी का फॉर्मेलिटी अलग. तुमको सिखाया है ना कि भैया अगर आप ओसी होते हो तो आपको इज्जत में डिमांड नोटिस देने का, कॉपी ऑफ इनवॉइस देने का, तुमने दिया क्यों नहीं. हम काई के लिए समझे कि बॉस वो जो नोटिस था वो हम मान लो कि सर वो कंपनी सेक्ट में जो गया, काई का समझने का अलग है, अलग एकदम. तो बॉस कौन जीतेगा इसमें, रोज गार्डन जीतेगा. क्यों, क्योंकि जो सामने वाली कंपनी है, आई मीन जो क्रेडिटर है, जो ओसी है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है. देखो अब इसका आंसर देखो, मस्त है क्वेश्चन. Since in the above case demand notice and the copy of invoice was not sent to the Rose Garden Limited, so the requirement of initiation of CIRP by OC was not in compliance. So the admission of application in line with compliance of other required formality as to issue of order of moratorium and relief was against the law. तो वो भी गलत है, जो आपको moratorium वो सब दिया गया है. As Rose Garden was agreed by the order of A on non-compliance of Section 8, it will succeed in its appeal filed before NCLAT. Further, IBC is a special law, bhai, special, ekdam special, and it has an overriding effect on the Companies Act. Therefore, serving of notice for winding up as per Companies Act will not be considered as a compliance of requirement for Section 8 of IBC. IBC का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करने का, ठीक है. अलग ही क्वेश्चन, अलग ही लेवल का क्वेश्चन. नाउ अब तुम देख लो लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे इंस्टीट्यूट का टाइम चलते गए आगे, क्वेश्चन ट्रेंड बना दिया एकदम, मतलब बाप क्वेश्चन बना के पूछ रहा है इंस्टीट्यूट. कौन सा क्लैरिटी होनी चाहिए आपको एकदम, तो परफेक्ट मार्क्स आएगा आपको. मतलब एफसी, ओसी, सीडी, ये तीन चीज, लिक्विडेशन, स्टेट क्या होता है, बेसिक वो अपना मीटिंग कब होनी चाहिए, कोरम क्या होता है, वो बेसिक चीज आनी चाहिए, आराम से आपको आईबी समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिएटिव लिमिटेड owes a sum of 280 to S who assigns this debt to his creditors. ओके, असाइनमेंट हुई है यहाँ पर. 140 दिया मिस्टर आर को, मिस्टर एम को वापस 140 दिया. ओके, बंटवारा कर दिया इसने. मिस्टर एम जो सेकेंड पार्टी थी, ठीक है, मेक्स अ डिमांड फॉर हिज मनी फ्रॉम द कंपनी बाय गिविंग अ लीगल नोटिस. मतलब क्रिएटिव लिमिटेड ओज टू एस, एस ने क्या किया, दो को दिया, आर को दिया, एम को दिया. एम ने केस फाइल किया कंपनी पर, द कंपनी कुड नॉट मीट मिस्टर एम्स डिमांड और अदरवाइज सेटिस्फाई हिम टिल द एक्सपायरी ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस. 4 वीक मतलब 28 दिन हो गए. मिस्टर एम देयरफॉर मूव्स टू एनसीएलटी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आईबीसी. डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन बाय एम कैन बी एक्सेप्टेड. द आंसर इज यस. भैया कौन होता है एफसी, जिसने पैसा दिया था या जिसने अपना वो जो डेट है वो असाइन भी कर दिया. तो जो असाइन ही होता है वो भी एफसी बन जाएगा, प्रोवाइड उसका बाकायदा असाइनमेंट डीड होनी चाहिए. बस रीड द आंसर. वापस से फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल क्रेडिटर पर कॉन्सेंट्रेशन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट. रीड. ठीक है. 17 क्वेश्चन 17 कहता है विजडम लिमिटेड कमिटेड डिफॉल्ट अगेंस्ट द डेट टेकन फ्रॉम एफसी. ओके, मिस्टर एफ द एफसी, ही इनिशिएटेड सीआईआरपी अगेंस्ट द विजडम लिमिटेड एज अ कंपनी डिफॉल्ट एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट ऑफ रुपीज 2 लाख. ठीक है, मिनिमम डिफॉल्ट 1 लाख का है अभी तक जो अपन अटेम्प्ट दे रहे हैं उसके लिए. तो इन द मीन टाइम मिस्टर एक्स एंड द एफसी फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी विद द आर्म. चेक मतलब मिस्टर एक्स की जो एप्लीकेशन वो वैलिड है कि नहीं. सर चल रहा है ना, ऑलरेडी चल रहा है, आप नहीं कर सकते हो. हाँ, आप साथ में जब वो क्लेम मांगे, क्लेम के लिए पैसे मांग सकते हो, पर आप अलग से एप्लीकेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोसेस है. ऑन चल रहा है ना, वो अपने आंसर किया हुआ कि बस 4 सिचुएशन एप्लीकेशन नहीं कर सकते, चल रहा है, लिक्विडेशन ऑर्डर बीत गया है,
अभी अभी 12 महीने बीते नहीं है, अभी अभी हुआ था 12 महीने बीते नहीं है, वो वाला जो आंसर है वहाँ ये अट्रैक्ट होता है। प्लस अब यहाँ पर बोलोगे कि हाँ पैसा मिलेगा, जब मिस्टर वाई का जब वो लिक्विडेशन स्टेट होगा, जब लिक्विडेटर पॉइंट होगा, उसमें आप बिंदास जब क्लेम मांगने को आ जाएगा ना, तो मिस्टर आप क्लेम मांगो बिंदास, पर आप अलग से एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आप अलग से एप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो ये क्वेश्चन है पूरा, रीड दिस पार्ट। ठीक है, इसमें जो आंसर है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैंने जो आंसर बोला कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखोगे मॉड्यूल में जो न्यू सिलेबस के मॉडल उसमें वो वैसे वाला आंसर देना, तो वो भी लिखो, वो भी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन 18, XY Limited filed a petition under IBC with NCLT against DF Limited CD, and the petition was admitted. There were only 3 FCs including XY Limited. Okay, ये अपना CD है, ये अपना FC है. Now, during the CIRP, the CD settled the claims of all the 3 FC. Whether such settlement could be termed as a valid resolution plan. Also discuss whether FC in respect of whom there is no default can file an application before for initiating CIRP. तो ये वाला तो क्वेश्चन अपने को आता है कि अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो आप अलग से एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आप जॉइंट में एप्लीकेशन कर सकते हैं, बराबर। एप्लीकेशन अकेले नहीं कर सकते पर जॉइंट में कर सकते हैं। ये अपन ने क्या हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट पहला वाला कि सर सेटल हो गया ना, तो सेटल में हो गया तो ये अपना रेजोल्यूशन प्लान बन जाएगा क्या? नहीं, रेजोल्यूशन प्लान का पूरा तरीका है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बनाना है, बराबर। तो बॉस ये आपने जो बोला है ये गलत है। इट इज नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन प्लान, इट इज नॉट अ वैलिड रेजोल्यूशन प्लान। रीड द आंसर। Read the answer from the notes. पढ़ लिया आपने उतना, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 का नंबर 19 कहता है एमएफ प्राइवेट लिमिटेड accepted intercorporate deposit from JS Financial Services Private Limited. MF Private Limited is a NBFC which has obtained a certificate from RBI for carrying on the business of providing financial services. Financial services, providing financial, ये वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, financial services, ठीक है। As there was a default in repayment of deposits, JS Financial Services filed an application with NCLT under IBC. Examine the validity of the application. मतलब JS Financial Services have filed an application under IBC, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ IBC NBFC को है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, ये क्या कहता है कि द कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड any financial service provider such as bank, financial institutions, insurance company, ARC, mutual fund, CIS और pension funds, ठीक है। As per the decision given in this case है जो ये याद करना पड़ेगा आपको, काम का चीज़ है। NBFC which has obtained a certificate from RBI will be considered as a financial service provider। अच्छा, as such देखो डेफिनेशन में क्या बोला, ये जो है ना, ये जो एक्सक्लूशन है, ये जो एक्सक्लूशन है इसमें स्पेसिफिकली NBFC को एग्जाम नहीं किया है। NBFC को नहीं बोला गया स्पेसिफिकली, क्या बोला है कि ऐसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, ARC, म्यूचुअल फंड, सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड, इनको एक्सक्लूशन है। तो
और ये वाले केस में, जिंदल सक्सेना वाले केस में क्लियर किया कि एनबीएफसी जो आरबीआई के सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। उनको एक्सक्लूशन है, तो उनको आईबीसी एप्लीकेबल नहीं है। सारे एनबीएफसी को मना नहीं किया है, ये ध्यान है, सारे एनबीएफसी को मना नहीं किया है। इन व्यू ऑफ द अबव, फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद एनसीएलटी बाय जेएस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अगेंस्ट एमएफ इज इनवैलिड, क्योंकि उनको आईबीसी एप्लीकेबल ही नहीं है वहां पर। समझा आपको चीजें? हर एक को एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एनबीएफसी में भी स्पेसिफिकली बोला, कौन सा एनबीएफसी जो बॉस एक सर्टिफिकेट लेता है आरबीआई से, इट विल बी कंसिडर्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, तो दे आर इन द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। सो व्हेन दे आर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, उनको ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो वो केस नहीं कर सकते। ठीक है, ट्वेंटी, Continental Rubber is a supplier of raw material to Smooth Latex Limited. It filed a petition before NCLT for the recovery of 10 lakh rupees from Smooth Latex Limited. ठीक है, ये पैसा दिया, ये माल दिया और इससे पैसा लेने का Smooth Latex Limited. Smooth Latex Limited, the CD has other financial creditors to the extent of 1.5, and they also filed a petition to NCLT. The CD has a total of 40 FC and 2 OC. 40 FC and 2 OC. Further, all the FC have equal voting rights for shares. Perfect. ये तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम का. The notice was issued on 1st August 18 for the conduct of first meeting to be held on 1st August को नोटिस इशू किया और 5 अगस्त 2018 को एट अ कॉमन वेन्यू. ओके, द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ऑल 40 FC and 2 OCs. ठीक है, अ रेजोल्यूशन वाज पास टू अपॉइंट मिस्टर टीके एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है, वोटिंग राइट्स की बात कर रही है. 25 द FC voted in the favor, 25 voted in favor and 10 voted against the resolution and 10 voted against the resolution. ठीक है, तो कितना हो गया 35, and 5 FCs voted and 5 FC and 2 OC abstained from voting. तो अपन ने हमेशा क्या बोला है, कितने लोगों ने वोट दिया. सो इतने लोगों ने हाँ बोला, इतने लोगों ने ना बोला, मतलब 35 लोगों ने वोट दिया, बराबर. फिर डिसाइड वेदर द रेजोल्यूशन इज पास वैलिड. ठीक है, अपन ने सीखा आईबीसी में जितने भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, आईबीसी के जितने भी केसेस है, इसमें 66.6% वोटिंग, 66% वोटिंग चाहिए खाली. सॉरी खाली 66% वोटिंग चाहिए अपने को. ये अपने सीखा हुआ है. अभी अपने को कैलकुलेट करना है कितना वोट मिला है. तो क्या 35 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 25 लोगों ने हाँ बोला है. ठीक है, तो आई विल जस्ट डिवाइड इट. विच इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 71.4, अप्रॉक्स 71.4. ठीक है, एज पर अभी मीटिंग बोलनी था. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द COC शुड बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ द COC. द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर इन फर्स्ट मीटिंग बाय वोट ऑफ मिनिमम 66% ऑफ द FC शैल रिजॉल्व टू अपॉइंट IRP या उसको रिप्लेस करना. तो बराबर. नोटिस फिर किसके हो जाएगा नोटिस, मेंबर्स ऑफ COC को जाएगा इंक्लूडिंग उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिर मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड या फिर पार्टनर्स अगर अपन LLP की बात करते तो, फिर SAOC जिनका ड्यूज मिनिमम 10% ऑफ द टोटल देते हैं. बराबर. तो ये सब पूरी थियरी होगी नोटिस की. कोरम, फिर और थियरी बोला इंस्टीट्यूट यहाँ पर, मीटिंग शैल कोरेट इफ द मेंबर्स ऑफ द COC आर 33% ऑफ द वोटिंग एज अ प्रेजेंट इन पर्सन और बाय ऑडियो विजुअल मीन्स. ठीक है, कोरम अगर अचीव नहीं करता अपन क्या बोलते, मीटिंग विल बी एडजॉर्न टू द सेम डे, आई मीन टू द नेक्स्ट डे. ठीक है, सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम प्लेस. बराबर. अब एंड एडजॉर्न मीटिंग में जितने भी मेंबर्स होंगे वो मेरा वैलिड कोरम होगा. अब आंसर अपना, द फर्स्ट मीटिंग वॉज वैलिडली हेल्ड. बराबर. द रिक्वेस्टेड कोरम वॉज प्रेजेंट एज ऑल 40 FC वर प्रेजेंट. द एक्ट रिक्वायर 66% खाली वोटिंग ऑफ FC, जबकि यहाँ पर कितना है 71.4 वोटिंग है. हो गया आंसर. 5 मार्क का 6 मार्क का आंसर. बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है. 21, ये नवंबर 17 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान रखना. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड इज अ फॉरेन ट्रेड क्रिएटर मतलब FC having its OC having its office in Hong Kong wanted to file a petition under IBC on a default of a debtor in India. It moved under petition under 9 of the court. ठीक है, जो OC मैंने बोला, seeking commencement of insolvency process. The foreign company was not having any bank account in India. Because of this, it could not submit a certificate from a financial institution as recorded under the code. State whether the petition is permissible. अब यहाँ पर क्या बोला अपन ने कि बस आपको जब अपन petition देते तो साथ में अपने को एक बैंक की कॉपी देनी पड़ेगी कि पैसा रिसीव नहीं हुआ है, और एक एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा कि बस कोई इंटीमेशन ऑफ डिस्प्यूट नहीं आया था. बराबर. यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग ने के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो बैंक का सर्टिफिकेट जाएगा नहीं वहाँ पर. सो क्वेश्चन यहाँ था कि बिना बैंक सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन वैलिड है. येस, इट इज़ वैलिड. कॉमन सेंस लगाओ. फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर है तो वो थोड़ी इंडिया में के पहले बैंक अकाउंट खुलवाएगा, वो तो बिजनेस माल देगा.
अब पैसा नहीं आया है तो केस कर सकते हैं बिंदास सामने वाले पर, बिंदास केस करे। अगर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसने, वो प्रूफ दे सकता है ना बाकी कोई और ऑल्टरनेटिव बोर्ड में, पर इसकी वजह से कि बस उसने खाली बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा, क्योंकि लॉजिक है ना, क्योंकि बस बैंक अकाउंट होगा ही नहीं इंडिया में, तो बस एप्लीकेशन यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो इसका आप आंसर पढ़ोगे यहाँ से, सॉरी, रीड। डन। 22, नेचर इंडिया लिमिटेड filed a petition under IBC with NCLT against Tulip Limited and the petition was admitted. ठीक है, after that the Nature India Limited wanted to withdraw the petition based on a settlement derived between the party, withdraw whether it is permissible। अभी अमेंडमेंट आ चुकी है, इसमें बिंदास कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना परसेंट वोटिंग, 90% वोटिंग ऑफ सीओसी, कितना परसेंट वोटिंग चाहिए अपने को, 90% ऑफ सीओसी वोटिंग, तो विड्रॉ पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो नया क्वेश्चन है, आंसर पढ़ लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेसर्स सिस्टम टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CD हैज चैलेंज द ऑर्डर डेटेड 3 जुलाई पास बाय NCLT मुंबई बेंच। ठीक है, इन NCLT क्यों, NCLT had admitted the application preferred by appellant under section 10 of IBC, an order of moratorium was passed and the insolvency resolution professional was ordered to be appointed by adjudicating authority. The only grievance of the appellant in its challenge is that movable and immovable property of the guarantor मतलब promoter has been attached pursuant to CIRP under section 10 against the appellant by LD adjudicating authority, which is violative of section 14(1)(c) of IBC through the court prescribed a moratorium for certain types of transaction। बेसिकली पता है अपन बोलते हैं मोराटोरियम सब कुछ थम जाएगा, सब मतलब सब कुछ थम जाएगा। ये कहता है कि सर जो प्रमोटर का जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना सर, वो क्यों अटैच किया भाई। IBC जब लगता है ना सब कुछ थम जाता है, सब मतलब सब, भले वो मूवेबल हो भले वो इमूवेबल हो, सब कुछ थम जाएगा। तो अपील जीतेंगे कि हारेंगे, अपील हारेंगे, सब कुछ थम जाएगा। ठीक है, रीड द आंसर। मुझे नहीं पता कहाँ का केस, आई डोंट रिमेंबर कहाँ से लिया हुआ है, पर ये ICI के कहीं से आया हुआ है, या तो मॉक से होगा या RTP से होगा, एक्चुअल पेपर का होगा। पढ़िए इसको, जूम करो, जूम रीड। तो बेसिकली अपने को है ना वो लिखने का, मोरेटोरियम का आंसर लिखने का, क्वेश्चन छापने का, एंड देन कंक्लूजन।
ठीक है। 24. In view of deep recession prevailing in the market for the past 3 years, Messrs. Infra Limited, okay, the CD which was facing the brunt of financial crisis, could not pay salaries and wages to its workmen and employees for the past 6 months. The workmen and employees, who are the members of a recognized trade union, Infra Labor Federation, made a complaint in this regard. Okay, trade union है, कुछ नया चीज़ आया. Thereafter, the trade union approached and urged the management of the company in person and through the representation writing to settle the arrears of wages and salaries due to its members. The CD neither disputed nor took any action to settle the amount. Under the circumstances, Infra Labor Federation Limited filed a petition before A. Okay, तो मतलब वो ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन फाइल किया कंपनी के खिलाफ फॉर विद एनसीएलटी फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी अंडर आईबीसी. स्टेट एज पर आईबीसी, पहला चीज वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन एंड व्हाट विल बी द इनिशिएशन डेट फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी. तो बॉस एप्लीकेशन इज वैलिड, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, एक डेट होनी चाहिए. डेट कैसे होनी चाहिए, पैसों वाली होनी चाहिए, भले वो किसके लिए हो, किसी के भी प्रति हो, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय के प्रति. ठीक है, पैसा की उधारी होनी चाहिए वहाँ पर. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज है, तो यहाँ पर जो वर्कर्स है उन्होंने सर्विसेज दी, उनको सर्विसेज के पैसे नहीं मिले. अब सर्विसेज के पैसे नहीं मिले, लिखा ना वहाँ पर कि वेजेस नहीं मिले, वेजेस एंड सैलरीज नहीं मिली है, तो उन्होंने सर्विसेज दी है अपनी, सर्विसेज उनको पैसे मिलने चाहिए थे, पैसे नहीं मिले तो वो ओसी कैपेसिटी में आ गए. तब उन्होंने क्या किया, ओसी की कैपेसिटी असाइनमेंट कर दी, किसको, ट्रेड यूनियन को. तो ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो अभी The IBC considers all employees and workmen as OC. The IBC considers all employees and workmen as OC. ध्यान रखना, ये MCQ में भी हो सकता है. Now OC means a person to whom an operational debt is owed and includes any person to whom such debt has been assigned or transferred. Now whether operational debt means a claim in respect of provision of goods or services, including employment, or a debt in respect of repayment of dues arising under any law for time being in force and payable to CG, SG or any local authority. Gratuity, bonus, EPF का पैसा, सारा का पैसा मिला के क्या मिलता है, मेरा operational debt. Accordingly, if there is any dues arising in the course of employment, then it will be considered as operational debt, and the person to whom such debt is owed क्या बोला जाएगा उनको, OC. Therefore, workmen and employees shall be treated as OC. तो पहले आप बोलोगे operational debt है और ये लोग क्या बन जाएंगे, OC. फिर the term person defined as per IBC includes any other entity established under any statute. Any statute मतलब ट्रेड यूनियन बनता है ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू. ठीक है. Filing an application by OC. An application by OC can be done if there is a debt in compliance with section 8 and 9 of the code. वो क्लियर कर दिया अपन ने. फिर ये जो है पूरा, ये पूरा अपना वो ओसी वाला प्रोसेस है. एन एम्प्लॉय शू कंप्लाई विद द प्रोसीजर फॉर सेंडिंग अ डिमांड नोटिस टू द सीडी. इफ द सीडी हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ डेट इवन आफ्टर सेंडिंग डिमांड नोटिस 10 दिन वाला बराबर, देन ओसी जा सकता है, क्योंकि ओसी का प्रोसेस है ना पूरा, कि वो अपने को पहले डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा, कॉपी ऑफ इनवॉइस, यहाँ पर इनवॉइस के अपने सर्विसेज के लिए लिख के दीजिए, हमको इतना पैसा चाहिए, पैसा आया नहीं हमको, 10 दिन वेट करेंगे, 10 दिन के बाद 11वें दिन को ठोकेंगे अपन, लिखा ना आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 days. तो वो प्रोसेस है पूरा. नाउ the date of filing of application with NCLT will be the initiation date for initiating insolvency resolution process. ये आगे मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 या 8 के आसपास ही करवाया हुआ है, ये भी एग्जाम में आ गया था. ठीक है, इजी एकदम. अकॉर्डिंगली अभी कंक्लूजन हो गया आपका पूरा. एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ट्रेड यूनियन ऑन बिहाफ ऑफ द वर्कमैन इज वैलिड एज ऑपरेशनल डेट हैड बीन लीगली असाइंड टू द ट्रेड यूनियन. ठीक है. ट्रेड यूनियन इंफ्रा लिमिटेड में फाइल एप्लीकेशन बिफोर आप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग डिमांड नोटिस. ठीक है, समझ गया आपको. तो ये कंक्लूजन हो गया आपको. तो ध्यान रखना, वर्कर्स हमेशा ओसी होते हैं, उनकी जो उधारी है वो ऑपरेशनल डेट माना जाएगा, जिसको असाइन किया वो भी केस फाइल कर सकता है. 25. The COC of Messrs XYZ Limited proposes to appoint Mr. Ajit, an insolvency professional, as insolvency resolution professional in the matter of CIRP of XYZ Limited. Mr. Ajit was a promoter of ABC Limited, which is the holding company of XYZ Limited, which is the holding company of XYZ Limited. ठीक है. So XYZ, इसका होल्डिंग इज ABC, इसका जो प्रमोटर है वो कौन है भैया, वो है मिस्टर अजीत. ठीक है. अब अजीत को क्या कर रहे हैं, अजीत को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना रहे इस कंपनी का इसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना रहे. स्टेट मिस्टर अजीत इज एलिजिबल, क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉलो हो जाएगा, तो इज डिस्क्वालीफाइड. तो बेसिकली एलिजिबिलिटी, अपना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन करना था आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का. इज डिस्क्वालीफाइड. रीड द आंसर.
ज़्यादा। नेक्स्ट, रोज गार्डन फाइल इट्स एफएस फॉर द ईयर एंडेड। ओके, क्या कंपनी का नाम लगता है ना, रोज गार्डन लिमिटेड, रोज गार्डन होता है हमारा, विद द आरओसी chain name which disclose the liabilities amounting to 3.87 crores as against the asset of 1.37 crores. Okay, तो liability ज़्यादा थी, 1.37 asset था हमारा, liability ज़्यादा थी, 3.87 है. On the basis of scrutiny under of the FS, the ROC filed an application for CIRP under IBC. ROC filed an application. एक सेकेंड, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है. ROC filed an application for CIRP under IBC against the company that the company is unable to pay the debts on the ground that the value of liabilities far exceeded the assets. Check whether the company has any case can defend the application filed by ROC. ROC कंप्लेन कर रहा है, ROC चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी टीचर तुमको सिखाया. बस IBC में 3 लोग कंप्लेन कर सकते हैं, FCO, CCD. FC कौन, जिसने पैसा दिया, OC कौन, जिसने माल दिया, CD कौन, कंपनी खुद मतलब कौन, कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और LLP के पार्टनर्स. आरओसी क्यों कर, और ये तो रीजन ही नहीं अनेबल टू पे डेट्स वाला, वहां पर तो डिफॉल्ट होना चाहिए. डिफॉल्ट कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का. तो कंप्लेन होएगा ना, ये भाई बनाया है, फुल बनाया है, ठोका तुमको, बस कंपनी जीतेगा इसमें, आरओसी कर ही नहीं सकता. रीड द आंसर, रीड द आंसर. Cool. So Rose Garden on the basis of said grounds can defend the application filed by ROC. Clear? Now, question वही से ना देखना भी. Venus Limited owes a sum of 12 lakh to Mr. Khan, who assigns this debt to 2 creditors. Okay, assignment वापस. Mr. Joseph 4 lakh का, प्रताप 8 lakh का. Mr. Pratap makes a demand from his money for company by giving legal. Oh, same question है. The company could not meet Mr. Pratap's demand or otherwise satisfy him till the expiry of 4 weeks from the date of notice. Mr. Pratap therefore moves to NCLT for application of insolvency. Referring to the provision of IBC, decide whether Mr. Pratap's application can be accepted by NCLT. एक सेकेंड होल्ड जाओ. एक अपन ने केस किया ना जिसमें दो उसके वो बन जाते हैं. ये रहा, ये वाला 16. C लिमिटेड ओज टू S, उसने 2 लोग को असाइन किया, R को और M को. M ने कंपनी को केस ठोका. क्वेश्चन नंबर 16 यही था, देख लो. M ने C को ठोका, बराबर. अब ध्यान से देखना, कंपनी है V लिमिटेड, मिस्टर खान है, खान भाई ने 2 को दिया है, जोसेफ को और प्रताप को. प्रताप ने कंपनी को ठोका. सेम क्वेश्चन, एक आरटीपी का क्वेश्चन है, ये एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है नवंबर 19 का. ये मैंने नवंबर 19 को याद है, नवंबर 19 का निकाला हुआ है. ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है. असाइनमेंट हुआ है, बिंदास केस का फाइल कर सकता है, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल क्रेडिटर के कैपिटल में कर सकता है. यहाँ पर असाइनमेंट हुई है, अगर असाइनमेंट इतना सारा बिंदास कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. समझा आपको? So all the questions till November 19 which were there through ICI we have done it. ठीक है. अब देखो बाकी कुछ नया आता है तो बस अगर आएगा तो इसी लाइन्स पर आएगा, एक वैरायटी मिलेगी आपको. अच्छा समझा आपको? तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए IBC के. अब क्या हुआ था, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे. मैंने हफ्ते भर पहले कुछ IBC के 7 एक्स्ट्रा केसेस दिए थे. ये कहाँ से आए केसेस बताया था. ICI ने पेपर नंबर 6D जो ऑप्शन सब दिए थे उसके कुछ 7 केसेस निकाले हुए. इट्स अ केस लॉस. तो उसकी थ्योरी की शीट कंपाइल करके दे दी है और उसमें कुछ
इंटीग्रेटेड केस भी है जो पेपर 6D के लिए काम आएंगे, जो स्टूडेंट जर्नल में आया था वो भी इंटीग्रेट करके उसमें डाल दिया है, ठीक है, वो कंपाइल करके डाल दिया है। सो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से ले लीजिए, किसी बच्चे तक पहुँचा हो उससे मांग लीजिए, समझा आपको। सो आईबीसी का जितना हो सकता है मैंने आपको मदद कर दिया है। अच्छा, रिवाइज करते रहो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है केस आराम से होएगा। एमसीक्यूज स्कोरिंग होते गाइस, एमसीक्यूज बहुत स्कोरिंग होते हैं, दिमाग से काम करना, ठीक है, समझा आपको। सो देन दिस इज द मे 19 लिस्ट, जिनको एग्जामेशन आई थी, नॉर्मल 19 वाले, रैंक वैंक वाले, एंड जिनको 70+ आता है, जो अपने वाले उनको पता 70 आता है तो बस आज जाते हैं अपन, ठीक है, तो इनको लेके जाना पेंडिंग है, लॉकडाउन के बाद लेके जाएंगे। कूल। अब सुनो, अब मेरी तरफ से अब मुझे सिस्टम मिल गया कि कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या करना है। तो नेक्स्ट वीक में, आई मीन 3-4 दिन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला एलईडी वाला चैप्टर आ जाएगा। एंड येस, डेफिनेटली जो डिमांड है सबकी कि वो ऑडिट का क्विक रिविजन चाहिए अपना, जैसे अपन लॉ का करते हैं, वो भी कर रहा हूँ। अगर कुछ चैप्टर्स वॉइस मैसेज से आ रहे हैं तो कुछ चैप्टर्स अपने इसमें आएंगे, वीडियो पे आ जाएंगे। ध्यान रखना, लॉ का वॉइस क्लिप्स ऑलरेडी वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हो। कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, बहुत क्विक है वहाँ पर। तो जिसने आपने भले किसी भी टीचर से पढ़ रखा होगा, भले आपने सेल्फ स्टडी कर रखी, आपको समझेगा वहाँ पर। क्लियर हो गया गाइज? एंड डू नॉट प्लीज कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, बिकॉज आई एम जुगाड़ के थ्रू सब चीज़ें हुई है। एंड थिंग्स रिमेन द सेम, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, नोट्स वैसे ही अपने पढ़ते रहो एंड लोगों की मदद करते रहो। स्टे होम गाइज, गो करो ना, कुछ गलती हुई तो भाई माफ़ कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।